अब हो गई है अगले दिन की सुबह। मैं जस्ट अभी अभी उठा हूँ। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग है, करीब 7 बजे हैं और बहुत अच्छी ब्राइट सनलाइट है। जल्दी सुबह हो जाती है और देर तक शाम रहती है। करीब मैं शाम को 7:30 बजे पहुँचा था यहाँ पर अपने हॉस्टल एंड बहुत ज़्यादा थका हुआ था बिकॉज लास्ट 2 दिन में ज़्यादा सो नहीं पाया था, फ्लाइट में भी नहीं सो पाया था बिल्कुल भी। तो बस मैं आया और एक और इंडियन मुझे यहाँ पे मिल गया, तो वो यहाँ पे कुछ दिन से ऑलरेडी रुका हुआ है और ये मेरे पीछे एक बहुत बड़ा होटल है यहाँ पर कैंडोर के नाम से। तो मैंने उससे पूछा कि आपको आसपास पता हो ग्रोसरी स्टोर या रेस्टोरेंट वगैरह की जहाँ पर जल्दी से कुछ क्विकली पिकअप किया जा सके खाने के लिए, और मैं सोना चाहता था एंड प्लस मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे एक लोकल सिम कार्ड चाहिए था। उसने कहा हाँ मैंने यहीं से लिया है पास से, तो मैं आपको दिखा देता कहाँ से सिम कार्ड मिलता है। तो मुझे ले गया, 2 मिनट वॉक थी, सिम कार्ड मिल गया 150 ग्रिवीना का, यानी कि ऑलमोस्ट मैंने चेक किया ऑफिशियल रेट क्या है। ऑफिशियल रेट करीब 2.7 2.8 इस तरीके से। आप कार्ड पे करेंगे तो उस पर कुछ 2-3% मार्कअप फ़ी लगती है, जो कि स्टिल कैश कैरी करने से कम है। तो वो करीब वही 2.8 मान लेते हैं रफली पड़ जाता है। तो 3 का आप ग्रिवीना मान सकते हैं। ये यहाँ पर एक पुराने ट्रेडिशनल से घर बने हुए हैं, सोवियत टाइम्स के। सोवियत कंट्री था, मैं बता ही चुका हूँ। तो बहुत सारा ओल्ड आर्किटेक्चर भी है, न्यू भी है। एनीवेज, तो सस्ता ही है, कंट्री काफ़ी सस्ता है, इंडिया जैसे ही लगा मुझे तो करीब करीब अभी तक। बस मैंने बताया था, बस और ट्राम आपको 8 ग्रिवीना यानी कि करीब करीब 25 रुपये में मिल जाती है और एक जर्नी। एंड जो सिम कार्ड था 450 का, उसके अंदर मुझे अनलिमिटेड, कोई मतलब ये मंथली प्लान नहीं है, जब तक आप चला सके तब तक चलाइए। क्या मिलता है 150 में 20 GB डेटा और 750 मिनट की यूक्रेन के अंदर आपको कॉलिंग मिलती है, जो कि आपके ऊपर, आप एक दिन में खर्च कर दीजिए, आप एक महीने में खर्च कीजिए, अपने ऊपर है। तो ये सिम कार्ड है। मैं ग्रोसरी स्टोर गया, यहाँ पर आपको ईजिली एक अच्छा कबाब टाइप की चीज़ आपको 40 से 50 या 60 ग्रिवीना में मिल जाएगी, यानी कि 150, 180, 200 रुपये मैक्सिमम में आप खा सकते हैं अच्छे से पेट भर के खाना। ग्रोसरी स्टोर में दूध वगैरह कुछ आपको 30 ग्रिवीना के आसपास मिल जाएगा, यानी कि करीब 90 रुपये। दूध यहाँ महंगा है, तो कुछ चीज़ें महंगी हैं, कुछ चीज़ें इंडिया से भी सस्ती हैं। और दूध मैंने देखा ज़्यादातर जगह पे, एटलीस्ट यूरोप में, इंडिया में समहाउ बहुत ही सस्ता है दूध, उतना कहीं पे होता नहीं है यूजुअली। तो बाकी सारी चीज़ें कंपैरेबल्स ही हैं। ब्रेड आपको मिल जाएगी करीब 20 ग्रिवीना की, यानी कि 60 रुपये की, काफ़ी सारी। और चीज़ वगैरह तो ऐसी चीज़ आप खा सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। और उसके अलावा आपको कुक्ड अनकुक्ड फूड भी मिल जाएगा सुपरमार्केट में। अगेन 30 से 40 ग्रिवीना के बीच में आप अगर सुपरमार्केट से खा रहे हैं तो आप आई थिंक खा सकते हैं, यानी कि 100, 125, 150 रुपये में अगर सुपरमार्केट से सामान उठा के खा रहे हैं बना हुआ। अगर खुद से बना रहे हैं मे बी आप करीब 70-80 रुपये में, यानी कि 20-25 ग्रिवीना में कर लेंगे। आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं तो बजट मील प्रोबेबली 150 से 200 ग्रिवीना का हो जाएगा। तो ये तो खाने का है, तो खाना इतना एक्सपेंसिव नहीं है। टैक्सी भी मैंने पता करी, यहाँ से जो सेंट्रल स्क्वायर है, इंडिपेंडेंस स्क्वायर, वहाँ की दूरी करीब 7-7.5 किलोमीटर की है और वो जर्नी करीब 80 से 100 ग्रिवीना के बीच में बनती है, यानी कि करीब करीब मान लीजिए 250 से 300 रुपये। तो करीब करीब 30 से 35 रुपये किलोमीटर पड़ जाता है। तो ये टैक्सी है, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह जाता है और काफ़ी चीप है, तो आपको टैक्सी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ जो मैंने कल मिस कर दिया था, वीज़ा की कहानी। वीज़ा भी नहीं बोलना चाहिए, इमिग्रेशन, यूक्रेन इमिग्रेशन, जो कि बहुत 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 ही बदनाम है। यूक्रेन इमिग्रेशन लोगों को वो लोग एंट्री डिनाई कर देते हैं डिस्पाइट हैविंग अ वैलिड ई वीज़ा या इवन स्टैम्प्ड वीज़ा। तो यूक्रेन 2 तरह के वीज़ा देता है। एक तो एम्बेसी में जाकर के, अगर आप इंडिया में है तो न्यू दिल्ली में एम्बेसी है, आई थिंक बॉम्बे में कॉन्सुलेट होगा, वहाँ पर भी इशू होते होंगे वीज़ाज। तो आप वहाँ जा कर के
एक पेपर एप्लीकेशन भर के और अपने अटैच कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, जैसे बैंक स्टेटमेंट्स फॉर द लास्ट 3 और 6 मंथ्स एंड अपना इनकम का प्रूफ कि आप क्या जॉब करते हैं या क्या बिजनेस करते हैं, उसके आप एनेक्सेस अटैच कर दीजिए अपने एम्प्लॉयर से, NOC की मुझे छुट्टी है जाने के लिए एंड मैं घूमने जाना चाहता हूँ, और अपनी आइटनरी जो आप करना चाहते देखना चाहते हैं, जहाँ आप रहेंगे, वो होटल बुकिंग्स, आपकी फ़्लाइट की बुकिंग्स, वो सब लगा के आप एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो भी उनका प्रोसेसिंग टाइम है 3, 5, 7 दिन, उसमें आपको अगर अप्रूव करेंगे आपके पेपर्स को तो आपको वीज़ा स्टिकर, वीज़ा पासपोर्ट में लगा के दे देंगे। दूसरा तरीका जो यूक्रेन ने कुछ 2, 3, 4 साल पहले ही शुरू किया है एंड ज़्यादातर कंट्रीज़ अब उस मोड में जा रही हैं, दैट इज़ ई-वीज़ा। यानी कि आप सेम पेपर वर्क, सेम चीज़ें ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए, फाइल क्रिएट करके, अकाउंट क्रिएट करके, जैसे हम ईमेल का अकाउंट करते हैं। तो आप ई-वीज़ा भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ई-वीज़ा जनरली अगर आपको मान लीजिए 1 महीने बाद ट्रैवल करना है, तो आप अगर 1 महीने पहले भी ई-वीज़ा अप्लाई कर देंगे, वो आपकी फ़ाइल खोलेंगे आपकी जर्नी डेट से कुछ 15-20 दिन पहले ही। अर्लियर भी खुल सकती है, क्यू पे डिपेंड करता है, बट काफ़ी लोगों ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि वो काफ़ी तो लैग आ सकता है। तो आप एंजाइटी मत रखिए, अगर आपने अप्लाई कर दिया, डाल दिया, वो रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा, चाहे अप्रूवल हो चाहे रिजेक्शन हो। जनरली अप्रूवल ही होता है अगर आपके पास स्पेशली पेपर वर्क पूरा है। एंड पेपर वर्क पे अभी मैं एक कमेंट ज़रूर दूंगा। तो अगर पेपर वर्क पूरा है, आपकी फ़ाइल खुलने के करीब 1 दिन के अंदर ही आपको अप्रूवल या डिसअप्रूवल आ जाता है एंड आपका वीज़ा बाय द एंड ऑफ द सेम डे और नेक्स्ट डे आ जाता है, अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है। आपके ईमेल में PDF आ जाता है जो आप प्रिंट करके कैरी करते हैं इमिग्रेशन के पास, जब आप यहाँ पे कंट्री में अराइव करते हैं तो। बट यहाँ पर एक कैच है, जो ई-वीज़ा है उसके अंदर एक इनविटेशन लेटर, जो ज़्यादातर सोवियत कंट्रीज स्पेशली रशिया और यूक्रेन में एक फॉर्मल टूरिस्ट एजेंसीज जो होती हैं उनसे एक इनविटेशन लेटर लाना रिक्वायर्ड होता है एम्बेसी के थ्रू, जब हम पेपर स्टिकर वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं। बट ये रिक्वायरमेंट ई-वीज़ा में नहीं होती है, रशिया में भी नहीं होती। रशिया का ई-वीज़ा इंडियंस के लिए सून आने वाला है, ऑलरेडी पॉलिसी है बट इम्प्लीमेंट नहीं हुई है बिकॉज ऑफ कोविड, तो होपफुली वो जल्दी होगी। एंड वो रिक्वायरमेंट वहाँ पे ड्रॉप कर दी गई है इनविटेशन की। अगर आपके पास अपनी कंफर्म टिकट्स हैं, होटल बुकिंग कंफर्म्ड हैं, तो आप बिना इनविटेशन के खुद से ही एज अ टूरिस्ट वीज़ा के लिए, ई-वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने भी यही किया, मैंने वो कंफर्म टिकट्स बनाई एंड वो कंफर्म होनी चाहिए। वहाँ पर आप गेम खेलने की कोशिश ना करें बिकॉज डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ चेक्ड। आप बेशक ऐसी टिकट खरीद लें जो बाद में मतलब थोड़ी महंगी हो अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं, बट वो कंफर्म्ड हो ताकि बाद में आप कैंसिल करा सकें। वो स्मॉल फ़ी या नो फ़ी के लिए आपको पूरा रिफ़ंड अपना दे दें। तो मैंने ऐसी ही टिकट बुक कराई एंड मैंने होटल भी कराया और आइटनरी अपने आप से अपनी लिखी कि मैं जितने दिन रह रहा हूँ मैं क्या करूँगा, क्या देखूँगा। आपको मिल जाएंगी आइटनरीज़, आप उस जगह के बारे में पढ़ सकते हैं। एंड अपने आप डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए। अगर आपके पास थोड़े से और वीज़ाज़ हैं किसी और कंट्रीज़ के, अच्छे पावरफुल कंट्रीज़ के, US, शेंगन जैसे मेरे पास थे मेरे पासपोर्ट में, तो वो आप लगा दीजिए, तो आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आपका चांस काफ़ी अच्छा होता है। मेरी फ़ाइल करीब 3-4 दिन में ही खुल गई थी मेरे अप्लाई करने के, और जैसे ही खुली 3 घंटे बाद मेरे पास अप्रूवल आया और उसी के ही 2-3 मिनट बाद अटैच्ड PDF में वीज़ा भी आ गया। तो सिंपल है अप्लाई करना वीज़ा के लिए, स्टिकर भी, और यूजुअली वीज़ा में रिजेक्शन कम होता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम यूक्रेन आते हैं, ये मैं स्पेशली ब्राउन स्किन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, विच इंक्लूड्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अदर नेशनलिटीज़ एज वेल, एंड हैपन समटाइम्स विद द US गाइज एज वेल। जो ये इमिग्रेशन है यहाँ पे यूक्रेन में, वो हाईली सस्पिशियस है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इलीगल काम भी होते हैं यूक्रेन में। अब मैं नहीं जा रहा हूँ उन चीज़ों पे क्या इलीगल होते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप देख लेना अपने आप ऑनलाइन। तो उनमें बहुत सारे फॉरेनर्स इन्वॉल्व होते हैं, नॉट एनी पर्टिकुलर स्किन कलर और नेशनलिटी, बट हर तरह के, एंड मे बी डिफरेंट लोग डिफरेंट
तरह की चीज़ें करते हैं, जिसमें से एक है इलीगल इमिग्रेशन। मतलब आप पर्पस दिखा रहे हैं टूरिज्म का, पर आप आ गए और आप वापस गए नहीं, आप यहाँ पर ही रह गए या यहाँ से किसी और EU कंट्री में चले गए। बहुत सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, जिसके कारण बाकी जो वेल मीनिंग इंडियंस हैं उनको भी बैकलैश सहन करना पड़ता है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको टेस्ट करते हैं। इवन तो आपको ई-वीज़ा दे दिया गया है, वो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ज़बरदस्ती का लूप होल निकाल लें। अगर उन्हें डाउट है आपके ऊपर, अगर आपको पे कॉन्फिडेंस है, आपका पेपर वर्क सही है, तो आपको जाने देंगे। बट अगर थोड़ा सा भी उन्हें डाउट हो रहा है तो आपको ज़बरदस्ती के पेपर मांगेंगे, ये पेपर भी दो, वो पेपर जो रिक्वायर्ड भी नहीं है वीज़ा में, जैसे मैं बताऊंगा क्या पेपर्स हैं, और वो नहीं मिलते तो वो कारण दे करके और आपको एंट्री डिनाई कर देते हैं और आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ता है अपने खर्चे पे। आपने चाहे रिटर्न टिकट 1 हफ्ते बाद की लगाई हुई हो, आपको जल्दी से जल्दी ऑफ कोर्स एयरपोर्ट पे बैठ के क्या करोगे जब अंदर जाने नहीं दे रहे कंट्री में, तो फिर सेम डे या नेक्स्ट डे या जब भी नेक्स्ट फ्लाइट उस कंपनी पे या किसी और कंपनी पे अवेलेबल है, आपको बुक करा के जाना पड़ेगा और वो खर्चा नहीं देंगे। इसीलिए वो इंश्योरेंस मांगते हैं हमेशा वीज़ा के लिए। ये ध्यान रखिएगा, ये भी मैंने मिस कर दिया था वीज़ा के पेपर्स में, वो मेंशन करते हैं इस चीज़ को, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होती है, यही सब कवर करती है कि अगर कोई आपका चेंज ऑफ प्लान हो गया, फ़्लाइट आपकी कैंसिल हो गई या आपने कर दी या बीमार पड़ गए आप या आपको रिपोर्ट कर दिया गया, तो वो सारे खर्चे वो ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करे। इसीलिए वो एक्चुअली वो जो इन्विटेशन लेटर मांगते हैं वो भी इसीलिए मांगते हैं। इन्विटेशन लेटर एक्चुअली इन्वाइट नहीं होता है, इन्विटेशन लेटर एक्चुअली एक गारंटी लेटर होता है। मतलब जो टूरिस्ट एजेंसी है वो आपको पैसा चार्ज कर रही है और वो भी एक तरीके की इंश्योरेंस ही दे रही है आपको। मतलब आपसे मान लीजिए उसने एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स चार्ज किए, से यूक्रेन का रेट चलता है इन्विटेशन लेटर का $100 से $150 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से कर रहे हैं, उनके अपने सिस्टम्स क्या हैं। तो वो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि वो उन 100 में से $50 उन्होंने खुद रख लिए हैं, $50 एक इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए कि भैया ये आदमी अगर गड़बड़ करता है तो जो भी, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में होता ही है कि कोई गड़बड़ हुई तो इंश्योरेंस कंपनी वो कवर कर रही है। 100 लोग पैसा देंगे, एक गड़बड़ करेगा तो वो बराबर हो जाएगा, राइट। तो यही वो करते हैं ट्रैवल कंपनीज, जब आपको इन्विटेशन देती हैं वो आपको एक इंश्योरेंस देती हैं और उसमें ना वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिया होता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी आपके कोई भी डिपोर्टेशन या किसी भी खर्चे के लिए 20,000 यूरो तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है और आपको कवरेज दी जाएगी। तो वो इन्विटेशन लेटर या गारंटी लेटर कहलाता है, जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन में लगाना होता है। अगर पेपर करो तो लगाना ही है, अगर ई-वीज़ा करो तो नहीं लगाना होता है। बट जब हम यहाँ पर आते हैं, लोग जब यहाँ पर एक्चुअली आते हैं ई-वीज़ा लेकर के, तो वो पेपर उनसे मांग लेते हैं। अब लोगों को पता ही नहीं था, बिकॉज ई-वीज़ा में कहीं लिखा ही नहीं है साइड पे या कहीं पे भी कि वो पेपर चाहिए, तो उनकी गलती नहीं है क्योंकि एक्चुअली नहीं चाहिए। बट होता क्या है कि जब आप आते हैं तो आपके हाव भाव सब चीज़ों को जज कर लेते हैं, स्पेशली अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है, आप फ्रेश पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं या एक आध डेस्टिनेशन ही गए हैं, वो भी से यूएस नहीं है वो ऐसा डेस्टिनेशन, आपके स्टैम्प कोई भी पावरफुल कंट्री की नहीं है, यूएस की या शेंगन का वीज़ा नहीं लगा हुआ है। तो क्योंकि जब यूएस का वीज़ा लेते हैं तो बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस आर इन प्लेस, वो बनाए जाते हैं, वो इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन यूएस की एम्बेसी कलेक्ट करती है, बैकग्राउंड चेक करती है। तो अगर आपको यूएस का वीज़ा मिला है तो बाकी कंट्रीज़ आर रिलैक्स कि भाई सब चेक हो गया होगा, फेयर मतलब बंदा होगा तभी उसको वीज़ा मिल पाए। तो वो इतना फिर स्क्रूटनाइज नहीं करती, ईजिली वीज़ा देती हैं, ईजिली आपको जाने देती हैं। एंड महंगा भी है, तो मतलब आपकी कोई फाइनेंशियल बैकिंग होगी तभी आप यूएस का वीज़ा ले रहे हैं वगैरह वगैरह, मिलता नहीं है इतनी आसानी से, कहने का मतलब है। तो वो होता भी लॉन्ग टर्म है, एक बार आपने ले लिया, आप उसके बेसिस पे 10 साल तक कितनी भी कंट्रीज जाएँ, आप यूएस जाएँ ना जाएँ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट्स अ गुड वीज़ा टू हैव, अनलाइक शेंगन वीज़ा जो आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, जो आपकी विजिट का ड्यूरेशन है उसी के लिए मिलता है। तो जस्ट टू हैव दैट स्टैम्प, शेंगन वीज़ा लेने में कोई बुराई नहीं है। एक आप शेंगन डेस्टिनेशन हुआ ही है, फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। तो एंड काफ़ी कंट्रीज़ तो ऐसी भी कि यूएस वीज़ा लगा हुआ है या शेंगन का वीज़ा एक्टिव लगा हुआ है, तो आपको वो एक्टिव का मतलब है कि आपका अभी वो वैलिड है, मतलब आप ये भी यूएस या शेंगन में एंट्री उस वीज़ा के बेसिस पे कर सकते हैं। तो अगर उस ड्यूरेशन में आप, तो काफ़ी और कंट्रीज़ हैं जो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट ही ड्रॉप कर देती हैं, आप उसी वीज़ा पे यूएस या शेंगन वीज़ा पे ही उनके कंट्री में भी एंटर कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो पैसा बच जाता है आपका, तो बहुत पैसा बचता है यूएस वीज़ा से, आप ज़रूर ले सकते हैं तो ले। तो अगर ऐसे वीज़ाज होते हैं तो वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं स्पेशली यूक्रेन में, दे आर
मोर रिलैक्स कि हाँ ठीक है, बैकग्राउंड चेक हो चुका, बंदा गलत नहीं होगा। स्पेशली आप अगर और बहुत सारी कंट्रीज़ में गए हैं, उनका स्टैम्प है एंट्री का भी, एग्जिट का, यानी कि आप जाते हैं, घूमते हैं जनरली, और आप अपने टाइम से वापस भी आ जाते हैं, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी है, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो आपको इतना डाउट नहीं करते, इतना क्वेश्चन नहीं करते। बट अगर उन्हें ये डाउट होता है तो फिर आपसे वो और पेपर मांगते हैं। जैसे सबसे पहला तो आपको ई वीज़ा ही मांगेंगे, देखेंगे उसमें क्या आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, क्या किया है। फिर आपसे होटल बुकिंग मांगेंगे कि आप कब से कब कहाँ रुकने वाले हो। फिर आपसे आइटनरी मांगेंगे कि आप क्या कर रहे हो। फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने आइटनरी में तो कुछ भी छाप दिया इंटरनेट से कॉपी करके या किसी से मांग के, जो भी कुछ। क्या आपको पता है कि यूक्रेन में क्या देखने वाला है? आप कीव लिख रहे हैं शहर, उसमें क्या क्या जगहें हैं, क्या आपको पता है कौन से दिन आप क्या करोगे? क्या आपके बयान, आपने जो लिखा है पेपर वर्क जो दे रहे हो, आपको हॉस्टल का या होटल का एड्रेस पता भी है जहाँ आपको यहाँ से निकल के जाना है? एंड बिलीव नहीं, लोग होते जिन्हें नहीं पता होता। और मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपके आंसर्स कॉन्ट्रडिक्टरी होंगे या कॉन्फिडेंस उन्हें नहीं लग रहा होगा आपके आंसर्स में, तो आपको अलग एक रूम में ले जाएंगे, बिठा देंगे, ताकि आप पे प्रेशर क्रिएट हो। फिर 2-3 ऑफिसर्स आ जाएंगे, वो आपको, मेरे साथ नहीं हुआ बट मैंने सुनी हुई है कहानियाँ सारी। वो आपसे और क्वेश्चन करेंगे, आपके एम्प्लॉयर के बारे में पूछेंगे, आप जो भी बिजनेस वगैरह करते हैं वहाँ, क्योंकि वो एक एश्योरेंस होता है उनके लिए कि भाई अगर जेन्युइन आदमी है, उसको कोई काम धंधा अपनी कंट्री में, तो वापस जाना ही पड़ेगा उस काम के लिए, है ना, वो ओवर स्टे नहीं करेगा। पर अगर कोई काम धंधा ही नहीं है, आप स्टूडेंट हैं या आप बस ट्रैवलर हैं, तो आप पे सस्पिशियस और ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप अगर ई वीज़ा ऑब्टेन कर भी चुके हैं, तो वो इन्विटेशन लेटर आप एक कंपनी से मंगा लें। मैंने, हालांकि मेरे पास यूएस वीज़ा लगा हुआ है, मेरी काफ़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, मैं 30+ कंट्री में ट्रैवल कर चुका हूँ, शेंगन भी लगा हुआ है मेरा, और मेरा ई वीज़ा तो इशू हो ही गया था, जैसे मैंने आपको बोला, ईजिली। एंड उसके बाद भी मैंने ना सिर्फ, मैं कभी इंश्योरेंस के बिना ट्रैवल नहीं करता कहीं पे, क्योंकि आपको नहीं पता कब कहाँ क्या प्रॉब्लम आ जाए, मेडिकल या फ्लाइट रिलेटेड। आजकल तो कोविड के कारण स्पेशली बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो हमेशा मैं ट्रैवल इंश्योरेंस लेके चलता हूँ, और आपको भी ट्रैवल इंश्योरेंस लेके चलनी ही चाहिए। हाईली रिकमेंड, बहुत सस्ता होता है, 100-200 रुपये पर डे, और आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाती है टोटली। एंड एक ये वैलिड डॉक्यूमेंट होता है जो हर जगह रिक्वायर्ड होता ही है इमिग्रेशन में। चेक नहीं होता है यूजुअली, नहीं मांगते हैं यूजुअली, बट दैट डजंट मीन कि मांग नहीं सकते। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, कहीं पे भी मांगा जा सकता है, तो आपके पास होना चाहिए। तो मेरा इंश्योरेंस भी मेरे पास था, उसके अलावा मैंने ज़बरदस्ती फिर भी एक इनविटेशन लेटर भी मंगा लिया, और इनविटेशन लेटर मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च करके इनको चूज़ किया। अंतंता ट्रैवल्स करके है, ANTANTA आई गेस, मैं लिंक नीचे डाल दूँगा। उनको मैंने कांटेक्ट किया, और उन्होंने मुझे सारा अपना पेपर वर्क भी सेंड किया कि हम कौन हैं, क्या हैं। मैं पढ़ तो चुका ही था उनके बारे में, और उनका रेट एक्चुअली सबसे सस्ता है। वो अगर आप इंश्योरेंस भी उनके थ्रू लेते हैं, तो आपको $100 में इनविटेशन वो ले लेते हैं। बट मैंने इंश्योरेंस पहले ही निकाल ली थी, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस लगाई थी ई वीज़ा में। मैंने इनविटेशन के बिना ई वीज़ा अप्लाई किया था, बाद में इनविटेशन लेटर लिया था जब मैं आने वाला था, करीब ऑलमोस्ट 1 महीने बाद लिया था मैंने। तो मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस था पहले से, तो मैंने उनको कह दिया कि मेरे पास इंश्योरेंस है, मुझे इंश्योरेंस आपका नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप $70, मतलब विदाउट इंश्योरेंस उनका रेट है $70 का, विच इज़ चीपेस्ट। करीब 5,000 रुपये में आपको इनविटेशन लेटर दे देंगे, जो कि चीप तो नहीं कहूँगा, बट हाँ मतलब रिलेटिवली चीप है। तो मजबूरी है वो, मतलब देना पड़ेगा आपको। और उसमें वो बेसिकली आपको डमी होटल टिकट्स भी, होटल बुकिंग्स भी दे देते हैं, जो मेरे पास ऑलरेडी होटल बुकिंग थी अगैन, बट वो देते ही हैं उसके अंदर, वो डमी ही होती है। मतलब आप जाओ, बहुत अच्छी बात है, पैसे देना, रह जाना, नहीं जाना चाहो वहाँ पर मत जाओ, मैं नहीं गया। और इसी तरह से वो आपको एक डमी इंश्योरेंस भी लगा के उसमें दे देते हैं। इंश्योरेंस का रूल है कि आपकी जो भी इंश्योरेंस है, चाहे उनकी वाली चाहे आप खुद ले रहे हैं, वो कम से कम 30,000 यूरो की होनी चाहिए। तो जब आप प्लान चूज़ करें, बहुत तरह के प्लान होते हैं इंश्योरेंस के, ना आप बहुत इजीली ऑनलाइन ले सकते हैं। इंश्योरेंस policybazaar.com है, मैं यूजुअली वहीं से लेता हूँ। बहुत कन्वीनियंट, बहुत फास्ट, बहुत ट्रांसपेरेंट है। में तो क्लेम भी कभी आया तो उन्होंने बहुत असिस्ट किया है। तो अगैन आपके लिए, अगर आपको अच्छा लगे, वहाँ से ले सकते हैं। पॉलिसी बाजार अगैन लिंक मैं दे दूँगा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पर, आपकी इच्छा, आप कहीं से भी ले लें। तो पर इंश्योरेंस ले ज़रूर। तो अगर आपने ले रखी है तो आपको $30 बच जाएंगे। यूजुअली आपकी खरीदी हुई इंश्योरेंस ज़्यादा चीप होगी उनसे,
और वो आपको एक डमी तो लगा के दे ही देंगे। तो अगर आपके पास वो होगा, क्योंकि वो यूक्रेनियन में होता है, आप इंग्लिश में अपनी इंश्योरेंस दिखाएंगे। हालांकि मेरे पास थी, मैंने नहीं दिखाई। मेरे पास होटल बुकिंग भी अपनी थी, मैं वही यूज़ करी मैंने, पर मैंने वो नहीं दिखाई। मैंने वो इन्विटेशन वाली रखी हुई थी दिखाने के लिए। और कुछ लोचा करते तो मैं कहता मेरे पास ऑल्टरनेट भी है, क्योंकि मैं इन पे ट्रस्ट नहीं करता, सिंपल एज दैट। तो अपनी बैकअप ज़रूर रखिए, बट वो इन्विटेशन लेटर ले लीजिए। तो अगर कहीं वो आपको रोकते हैं, कहीं फंसाते हैं, तो वहाँ 20,000 यूरो की गारंटी है एक तरीके से उस ट्रैवल कंपनी की। तो वो रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है जाने दो, और देखा जाएगा, ये कंपनी को हम बाद में ले लेंगे पैसे वैसे इनसे। तो आप वो ज़रूर लें, उससे आपको मेंटली भी शांति हो जाएगी कि आपकी एंट्री। नहीं तो कई लोग हैं जिनको इसके कारण, इनविटेशन के कारण, वो हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है, वो फिर भी वापस भेज देते हैं, एंट्री डिनाई कर देते हैं। और दूसरा कारण क्या होता है, इंश्योरेंस नहीं होती। अगर इनविटेशन आपने लिया, उसकी इंश्योरेंस तो आपको नहीं है, अपनी आपने ली नहीं, तो डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं, स्पेशली अगर शक है, और फिर गड़बड़ हो जाएगी, स्पेशली कोविड के टाइम पे। तो वो ज़रूर वो मत कीजिए। प्लस कई लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं, रिटर्न टिकट लेते ही नहीं है। ये तो किसी भी कंट्री में एक्सेप्टेबल नहीं होता। आप डिनाई होगी, स्पेशली अगर आप यूरोपियन एंड अमेरिकन हैं तो बिल्कुल वहाँ एक्सेप्ट हो जाता है, बिकॉज उनके जो पासपोर्ट्स हैं इतने स्ट्रॉन्ग है कि उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। तो उनको लाइक 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक का भी वीज़ा फ्री स्टे मिलता है। तो दे कैन ऑलवेज जस्टिफाई कि भाई हमारा तो प्लान क्लियर ही नहीं है, हम यहाँ से लैंड से जाने वाले हैं दूसरी कंट्री में, क्योंकि वो भी वीज़ा फ्री है ना। आप ये भी बोलेंगे ना मैं लैंड से जाने वाला हूँ इसलिए टिकट नहीं लेकर आया, तो बोलेंगे वो दूसरी कंट्री का वीज़ा दिखाओ, बिकॉज आपको दूसरी कंट्री में भी वीज़ा चाहिएगा। तो आप कैसे क्लेम कर रहे हो कि जाना है वहाँ पर लैंड से, बट वीज़ा तो है ही नहीं। तो इसलिए आप हमेशा एज अ गुड प्रैक्टिस, आप अगर नहीं भी फ्लेक्सिबल भी रहना चाहते हैं, विच इज़ अ फेयर थिंग, बट आप कैंसिलेबल फेयर ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे फेयर अवेलेबल होते हैं, तो आप वो ले लीजिए। थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट आपकी शांति रहेगी कि ये ना हो बैड एक्सपीरियंस हो जाए कि आपको डिनाई कर दिया एंट्री। वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आपका खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा उस केस में, और आपका एक्सपीरियंस बिगड़ जाएगा, है ना। तो वो मत कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कल आपने सरदार जी देखे थे मेरे साथ, जो मेरी बस में बैठे हुए थे। फिर जब उतरे तो मैं सर्च कर रहा था मेट्रो स्टेशन कहाँ है, और मेरे को अपनी जगह पे जाना था, मुझे पता नहीं था कौन सा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। मैंने कॉल किया, हॉस्टल में वो बंदी केवल यूक्रेनियन बोलती थी, इंग्लिश बोलती ही नहीं थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं पूछ रहा था, तो ये आए, ये कहते मैं तो पहले रह चुका हूँ, मेरे को आइडिया है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मेरे को बहुत अच्छी बात है। तो मेट्रो में ले आए मुझको, बट इनको कुछ आइडिया नहीं मेट्रो का, कि कहाँ से कहाँ जाती है ट्रेन, कौन सा स्टेशन है, ये कौन सा एरिया है जहाँ पर मुझे जाना है, उसके पास कौन सा मेट्रो से, कुछ आइडिया नहीं। तो मुझे लग रहा था कि मैं ही उनकी मदद करूँ, उन्हें तो क्योंकि इंग्लिश भी नहीं आती थी, यूक्रेनियन तो हम दोनों को ही नहीं आती थी, विच फेयर, बट उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती, वो किसी से ही नहीं बात कर सकते थे। कम से कम थोड़ी बहुत इंग्लिश और थोड़ा बहुत ट्रांसलेटर करके कर रहा था। अरे बस उनके पास सिम कार्ड था, उन्होंने एयरपोर्ट पे ले लिया था, मैंने लिया नहीं था। तो उन्होंने नेट ऑन किया, मैंने ट्रांसलेटर से और थोड़ी बहुत इंग्लिश में कई लोगों से बात करी। फाइनली सर जी मिले, जो मैंने आपको दिखाए थे कल। तो सर जी ने फिर हमें एंड तक छोड़ा, वेरी ग्रेटफुल टू हिम। एंड हम यहाँ पहुँच गए। तब मुझे उनकी असली सरदार जी का पता लगा कि असली उनका चक्कर क्या है। तो मैंने बताया था कि उन्होंने मुझे बताया था कि एक रिलेटिव के बिजनेस में काम करने के लिए आए थे, एंड यही शेडी काम करते हैं इंडियन, तो फंस जाते हैं, और फिर खुद तो नुकसान होता ही है, दूसरों को भी बेसिकली इमेज ख़राब करते हैं। तो उन्होंने क्या किया रखा था, उनका पेपर वर्क पूरा नहीं था, इंश्योरेंस उनके पास थी नहीं। एंड मैं तो यूक्रेन इमिग्रेशन की बुराई नहीं करूँगा, तारीफ़ करूँगा कि इतना शेडी पेपर वर्क होने के बाद भी उन्होंने जाने दिया। वो यूक्रेन में पहले आ चुके थे, ये उनका पॉजिटिव था, और वो आके टाइम से चले गए थे। उन्होंने ओवरस्टे या कुछ गड़बड़ नहीं करी थी। 3 साल पहले वो आए थे, और यहाँ पर बेसिकली अपने आप को सेटल करने के लिए, कोई काम धंधा ढूंढने के लिए आए थे पंजाब से। अभी भी, मतलब पिछली बार भी आए थे, अभी भी आए हैं। तो उनके पास इस बार कोई इंश्योरेंस नहीं था, उनके पास रिटर्न टिकट भी नहीं थी, आई थिंक बता रहे थे कल, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी राइट नाउ, मैं बहुत स्लीपी था, तो शायद रिटर्न टिकट भी नहीं थी। एंड उसके अलावा इनविटेशन तो था ही नहीं, एजेंट के थ्रू आए थे, उन्हें अपने पेपर वर्क पूरे पता ही नहीं थे। मतलब अभी वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार ये वाला पेपर किस चीज़ का है और ये वाला पेपर किस चीज़ का है। तो अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यूक्रेन क्या कोई भी इमिग्रेशन आपको पास करने दे। तो उनको बिठा दिया,
पर उनको केवल 20 मिनट के लिए बिठाया, 2-2 3-3 घंटे के लिए बिठा देते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। ये लकी थे, पता नहीं कैसे ही, मतलब अगर मैं खुद इमिग्रेशन ऑफिसर होता तो मैं डाउट करता और मैं नहीं जाने देता। बट खैर इनको 20 मिनट में ये बता रहे थे कि मुझे निकाल दिया इमिग्रेशन से। तो प्रोबेबली बिकॉज कि यूक्रेन में आ चुके हैं। मेरा केस बताता हूँ, मैं बता ही चुका हूँ मेरा क्या हुआ कि मैं सारी तैयारी से किया था, सारे पेपर थे, अरेंज थे एकदम बढ़िया। मैंने इवन मतलब बैंक स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं प्रिंट में लेके जाओ जो लगानी होती हैं ई वीज़ा जब अप्लाई करते हैं, बट मैं फिर भी ले गया था। और एग्जिट टिकट्स वगैरह सब कुछ था मेरे पास। तो उन्होंने बस मेरा पासपोर्ट देखा, पासपोर्ट में उन्होंने देखा कि ट्रैवल हिस्ट्री है, यूएस का एक्टिव वीज़ा लगा हुआ है। तो उन्होंने मुझे वीज़ा के बारे में पूछा कि यूएस का वीज़ा आपके पास कब से है, किस पर्पज़ से लिया वगैरह वगैरह। तो मैंने वो कॉन्फिडेंटली आंसर कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से मेरी ई वीज़ा मांगा यूक्रेन का, वो मैंने दिखा दिया। जो मांगेंगे वही पेपर दो, ज़बरदस्ती उनके मुंह पे सारे पेपर मत डालो, जितना दोगे वो उतना ही क्वेश्चन पूछेंगे। एनीवेज वो मैंने मांगा, वो दे दिया जल्दी से। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे होटल बुकिंग मांगी, मैंने होटल बुकिंग दिखा दी। फिर उन्होंने मुझसे रिटर्न टिकट मांगी भी नहीं, बट जहाँ मेरा होटल बुकिंग थी वहीं मेरी रिटर्न टिकट भी लगी हुई थी, तो उन्होंने देख ही ली वो। तो फिर उन्हें कॉन्फिडेंस हो गया, उन्होंने मुझसे और कुछ पूछा ही नहीं, बस कोविड टेस्ट मेरा मांगा, वो मैंने दिया, तो उन्होंने सीधा मेरा स्टैंप लगा दी। और लेस देन 5 मिनट्स किसी भी मेरे आगे, आई थिंक एक आगे यूक्रेनियन थे, फिर अमेरिकन थे, फिर मैं था, मेरे पीछे सऊदी या कहीं से कोई बंदा खड़ा हुआ था। तो मेरे आगे पीछे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। आई थिंक कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर्स पे भी डिपेंड करता है, उनके मूड पे भी डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स जैसा माहौल चल रहा है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। ऊपर से क्या इंस्ट्रक्शन है, कितना जाने देना लोगों को नहीं, वो भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बट अगर आप अपनी साइड से, आपका पेपर वर्क परफेक्ट है, आप गलत इंटेंशन से नहीं जा रहे हो, तो मोस्टली आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप आए तो पहले पेपर वर्क चेक करके आए, मैंने पेपर वर्क बता दिया है। ई वीज़ा अप्लाई करें चाहें पेपर वीज़ा जो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट पेपर वर्क जिसके लिए रिक्वायर्ड है वही फॉलो करें, चाहे ई वीज़ा में ना आपने लगाया हो। जब आप आएँ तो इन्विटेशन भी लेकर के आएँ और अपने सारे कन्फर्म्ड होटल बुकिंग्स एंड फ्लाइट टिकट्स आपके हों। आपका जहाँ पर आपने बुकिंग करी है वो कैंसिलेबल भी हो तो कैंसिल ना करें निकलने से पहले इमिग्रेशन के। आपका इच्छा वहाँ नहीं भी जाने की, मान लिया आपने सत्ता कराया है, और जैसे अब मैं यहाँ पर आया, मैंने इसीलिए ये कराया था बिकॉज ये कैंसिलेबल था और चीप भी था। तो अगर मतलब मैं निकलता और मुझे पसंद नहीं आता, तो ये booking.com के साथ यही फ़ायदा है बुक करने का कि आपको अपफ्रंट पे नहीं करना होता है। आप जाइए, प्रॉपर्टी देखिए, आपको पसंद आए तो आप पे कीजिए और आप रुक जाइए, नहीं तो आप चले जाइए, आप दूसरा ऑनलाइन और दूसरा ढूंढ लीजिए। तो मेरा ये था पसंद आएगा तो मैं रुक जाऊंगा, एंड मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने उनसे कहा कि मैं, ऑफ कोर्स लेट हो गया था, मैं थका भी हुआ था, तो मैंने कहा मैं एक रात ही रुकूंगा, मैं कल चला जाऊंगा चेकआउट के बाद, एंड आप मेरे को एक नाइट का ही चार्ज, तो मैंने एक नाइट का ही चार्ज किया। तो ये फ़ायदा रहता है अगर आप बुकिंग से कर रहे हो ना, आपने अपफ्रंट पेमेंट नहीं की हुई, आपको कंफर्म बुकिंग 0 पेमेंट पे मिल जाती है। तो यही है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप डेफिनेटली यूक्रेन कहीं पे भी जाएंगे तो आपका इमिग्रेशन एक्सपीरियंस अच्छा होगा। ईस्टर्न यूरोप आ रहे हैं तो इनविटेशन लेटर का ज़रूर ध्यान रखें, चेक कर लें आपकी कंट्री में अगर रिक्वायरमेंट है तो वो डेफिनेटली कैरी करें। इवन दो इट इज़ एक्सपेंस, इट विल सेव यू अ बैड एक्सपीरियंस एंड मच मोर एक्सपेंस लेटर ऑन इफ इट डजंट वर्क आउट। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें। कोई क्वेश्चन हो इमिग्रेशन से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, यूक्रेन के बारे में कुछ जानना चाहें पूछ सकते हैं। यूक्रेन की सीरीज चल रही है, आप बहुत कुछ देखेंगे, क्या घूमना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए, क्या खर्चे हैं। मेरी कोशिश रहती है इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग रहे, एंड जो गलतियाँ यूजुअली इंडियंस करते हैं वो बच पाएँ, उनका एक्सपीरियंस अच्छा और ज़्यादातर लोग ट्रैवल कर पाएँ, इंजॉय कर पाएँ, बिकॉज ट्रैवलिंग यू लर्न अ लॉट, राइट। सो आप नया कल्चर देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। वही कोशिश मेरी रहती है कि मैं जो देखता हूँ वो आपको दिखा सकूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग यूक्रेन ट्रैवल कर रहे हो या इस रीजन में कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, बहुत यूज़फुल हो सकता है उनके लिए। उम्मीद करता हूँ आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वापस आएँ और भी वीडियोज़ देखें एंड एन्जॉय करें।
अभी मैंने टैक्सी लिया है यहाँ पर, बोल्ट चलती है यहाँ पर ऐप, बोल्ट भी चलती है, उबर भी चलती है, और नॉर्मल तो आप फ्लैग करके हाथ टैक्सी मतलब फ्लैग डाउन कर ही सकते हैं हाथ वेव करके। एंड मुझे 50 केवल लगेंगे यहाँ से मेन सिटी सेंटर, जो कि 7 किलोमीटर है, इंडिपेंडेंस स्क्वायर, मैदान मेजाल मोस्टली जाने में। तो मैं बोल रहा था कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो ऑप्शन लिखी नहीं होती कहीं पे भी और मिस हो जाती है, इज दैट यू नीड टू कैरी विद यू एटलीस्ट 50 यूरोस और इक्विवेलेंट अमाउंट इन USD, ओनली दीज टू करेंसीज विद यू एट द टाइम यू कम ऑन द एयरपोर्ट। ये हमारे ड्राइवर है, वो देख रहे हैं कि क्या कर रहा हूँ। अगर बेल्ट लगाने को कहें, अगर आपके पास कैश नहीं होगा, हालांकि मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा क्रेडिट कार्ड या अपने नॉर्मल बैंक डेबिट कार्ड से कैश पे ड्रॉ कर लें। आई मीन नॉट ऑन क्रेडिट कार्ड पे कैश पे ड्रॉ करना बहुत महंगा होता है, बट डेबिट कार्ड पे सिंपल एंड चीप होता है, कोई एक्सपेंसिव कोई क्रेडिट चार्जेस नहीं लगते। बट डेबिट कार्ड पे मैं हमेशा करता हूँ, बट फिर भी मैंने कल बोला था मैं लेकर के आया था कैश को, इसीलिए लेकर के आया था कि आपके पास कैश 50 यूरो का इक्विवेलेंट पर डे आप जितना रह रहे हो, आपका ड्यूरेशन जो है वो उसके लिए होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो अगेन दे कैन आस्क फॉर इट, एंड दे समटाइम्स मतलब एयर यूक्रेन में दे डेफिनेटली आस्क फॉर इट। एंड मुझसे नहीं पूछा इंसिडेंटली, बट अगेन इट्स अबाउट द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं पूछने की जरूरत तो नहीं भी पूछेंगे बहुत सारे सवाल, बट वो पूछ सकते हैं, विद इन देयर राइट्स। एंड अगर आपके पास वो कैश आइदर नहीं होगा या फिर कैश है बट उसकी रसीद नहीं है कि आपने वो सोर्स ऑफ फंड कहाँ से कैसे खरीदा है, कितने में खरीदा वगैरह, तो वो डिस्क्रेडिट करके आपके कैश को वो आपको एंट्री अलाउ नहीं करेंगे। तो ये एक और ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास कैश होना ही चाहिए 50 यूरो पर डे इक्विवेलेंट इन USD और यूरो फॉर योर स्टे इन कीव और यूक्रेन इन जनरल। थ्रू आउट द सिटी अवेलेबल है, बहुत अच्छा एक्सचेंज रेट अवेलेबल है, बहुत एक्सचेंजेस अवेलेबल है, तो इसलिए वो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। रिमीना आपको इजीली मिल जाएंगे सिटी के अंदर। एयरपोर्ट पे मैंने ट्राई नहीं किया चेंज कराने का, मैंने जैसे बताया था ATM से विड्रॉ थोड़ा सा कैश कर लिया था सिटी पहुंचने तक के लिए, बट एयरपोर्ट पे हो सकता है ख़राब मिले, तो आप थोड़ा सा तो निकाल लें कैश वहाँ से या थोड़ा सा ही एक्सचेंज कराएं, बाकी आप सिटी में एक्सचेंज करा लें, वो आपको बेटर पड़ेगा।